वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग की जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आप लोग की अनाउंस कर दी गई है और वह डेट आप लोग की है 24/4/2023। तो यहाँ पर आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 70 दिनों का समय बचा हुआ है। तो इन 70 दिनों में आप लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हमारे इस प्रैक्टिस सेट को जरूर कंप्लीटली सॉल्व करें। इससे आप लोग को जो कॉन्फिडेंस है वह भी आप लोग का बूस्ट होगा। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग कुल क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग का जो टारगेट है कम से कम 100 में से 100 का उसे आप लोग जरूर अचीव करें। और यह क्लास हमारी रोज सुबह 10 बजे चलती है और आप लोग की पूरी कंप्लीट तैयारी पेपर 1 की यहां से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और इस सेशन में हम लोग बहुत अच्छे और कह सकते हैं कि उच्च कोटि के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप लोग के दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा है कि महावीर स्वामी जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है। यानी कि महावीर स्वामी जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है, पाली में, मागधी में, सुरसेनी में, अर्धमागधी में, या फिर चार में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो महावीर स्वामी जी हैं, महावीर स्वामी जैन जी ने है, उन्होंने अपना जो प्रवचन है वो अर्धमागधी में उन्होंने दिया है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य भारतीय आर्य परिवार की जो भाषा थी वह अर्धमागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भारतीय भाषाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का यह कार्य करता था। कौन भाई? अर्धमागधी। ठीक है, और यह जो है आपका प्राचीन काल से मगध की साहित्यिक और बोलचाल की भाषा के रूप में भी जानते हैं। यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगा कि जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था भाई? सभी को पता है, स्वामी महावीर स्वामी। ठीक है, इन्हीं इसी भाषा में अपना उपदेश दिया था। ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया हुआ है। चार ऑप्शन दिया गया है, राम, विष्णु, कृष्ण या फिर आपका शिव। तो देखिए, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का गान प्रचार किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन सी भक्ति का? तो इन्होंने सुगम भक्ति कृष्ण शाखा से इनका संबंध रहा था। किसे? सुगम कृष्ण भक्ति शाखा से इनका संबंध रहा था। और अगर हम बात करते हैं संप्रदाय के, तो यह रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, कौन से संप्रदाय से? रुद्र संप्रदाय से आपके यह संबंधित थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 4 पे। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहने का, दुख भोगने का, मध्य मार्ग का या फिर आपका सही मार्ग का। तो आप बताना चाहेंगे प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा सी, यानी मध्य मार्ग। देखिए, अष्टांगी मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्या है कि दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय प्रदान करता है, इसीलिए यहां पर मध्य मार्ग आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे। देखिए, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों से क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करिए। निम्नांकित में से कौन सा स्थान जो है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा स्थान है चारों में से जो बौद्ध धर्म से आपका संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या फिर आपका बोध गया। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी सोमनाथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका गुजरात राज्य में है। सोमनाथ जो मंदिर है आपका है वह कहां पर है भाई? तो वह आपका गुजरात में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यह जाना जाता है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सनातन धर्म में, ठीक है, ज्योतिर्लिंग, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सर्वप्रथम है ज्योतिर्लिंग वह सोमनाथ मंदिर को जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है वह चंद्रदेव जी ने किया था। किसने किया था? चंद्रदेव ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। किसका भाई? सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो हमें उल्लेख है वह हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग
5, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे बोल रहा है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिनांडर ने, अशोक ने, कनिष्ठ ने या फिर आपका हर्ष ने। तो सही आंसर होगा बी, अशोक ने यह आयोजन आप लोग का कराया था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह 247 ईस्वी में आपकी हुई थी। ठीक है, 247 ईस्वी में यह बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, 236 वर्ष बाद हुई थी, किसके, बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे। दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहां पर है। यानी गौतम बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, वह वर्तमान में कहां पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, उत्तरी बिहार में या फिर आपका बंगाल में। तो प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि आपका नेपाल में हुआ है। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वह नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है महावीर की माता का नाम क्या था। महावीर प्रसाद जी की माता का नाम क्या था, यह आपको बताना है। तो देखिए महावीर स्वामी जी की माता का जो नाम था वह त्रिशाला था। ठीक है, क्या था आपका, त्रिशाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, त्रिशाला जो त्रिशाला थी वह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा इनके पिता जो थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ, यह आपके यात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, और इनके बड़े भाई जो थे वह नंदीवर्धन थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कई लोगों के बारे में पूछा जाता है, अधिकतर महावीर स्वामी के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में, उनके परिवार से संबंधित चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 में। देखिए प्रश्न नंबर 9 आप लोगों से क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से या फिर आपका विशाखापट्टनम से। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि भारत का जो औसत समुद्र तल है वह चेन्नई तट से नापा जाता है। ठीक है, कौन से तट से, चेन्नई तट से नापा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। यह है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। तट से 3 समुद्री मील तक, या फिर तट से 6 समुद्री मील तक, या फिर तट से 12 समुद्री मील तक, या फिर तट से 24 समुद्री मील तक। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वह सभी को पता होना चाहिए, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तट से 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई 3500 किमी, 800 किमी, 6000 किमी या फिर 7500 किमी। देखिए जो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है वह आपकी 7500 किमी है। क्या है आपकी 7500 किमी। अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, भारत की तट रेखा जो है वह कितनी लंबी है, तो भी इसका जो आंसर होगा वह यही होगा, 7500 किमी होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 पे। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आप लोगों से, इसे आप लोग समझिए। दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। या अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो है, समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो भी उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। देखिए भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है वह 7516 है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। ठीक है, 9 राज्य स्थित हैं, और साथ ही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कुल अगर हम बात करते हैं तो 4 आपके यूनियन टेरिटरी स्थित है, जो समुद्र तट के तटीय रेखा पर स्थित आपके। इन राज्यों में सबसे अधिक जो तट मिलते हैं वो आपके गुजरात से मिलते हैं। ठीक है, अगर गुजरात से बात करते हैं कितने किमी लंबी है इसकी, तो यह आपकी 1214.7 किमी आपकी लंबी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 13। दिया है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अभी मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया कि भारत से जो आपके लगे हुए राज्य हैं वह कुल आपके 9 हैं, जिनमें आपका 4 जो है ना वो आपके यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, क्या है आपके यूनियन टेरिटरी 4 है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14।
देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या फिर प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी हिंद महासागर। प्राचीन भारतीय इतिहास में साक्ष्यों में अगर हम देखें तो हिंद महासागर को रत्नाकर यानी कि ज्वेल ऑफ माइन कहा जाता है। क्या कहता है भाई? ज्वेल ऑफ माइन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इस आधार पर ही इसे मतलब जो आपका कह सकते हैं कि रत्नाकर है वह हिंद महासागर को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 आप लोगों से क्या कह रहा है, इससे आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आप लोगों से कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है वह मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जैसे वर्तमान समय में जो हमारे राष्ट्रपति वह उनकी मृत्यु हो जाए और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वह भी न रहे यानी उनकी भी मृत्यु हो जाए, तब उस समय उस दौरान जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे वह कौन होंगे? राज्यसभा का उपसभापति, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोग को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट के तौर पर इसमें से कौन सा सही होगा, तो हमारा बी सही होगा कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। यह पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। ये भारत के जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में की जो चर्चा होती है उसमें वह भाग ले सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। यह भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होता है भाई? जैसे हमारे यहाँ वर्तमान समय में मुर्मू जी हैं, ठीक है, तो मुर्मू जी का जो चुनाव हुआ है वो किस प्रकार से हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, या अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे भारत में वह आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार आपका किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यह किस अनुच्छेद में आपका जिक्र किया गया है? तो देखिए इसका जो जिक्र किया गया है वह अनुच्छेद 352 में किया गया है, ठीक है, किसमें? 352 में किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, या फिर आपका 1 वर्ष के अंदर? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 माह के अंदर इसको रखा जाना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 20 पे। देखिए प्रश्न नंबर 20 का रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था भाई? यह आपको बताना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वह आपका प्रारंभ किया गया था यहां पर अक्टूबर 2014 में इसको कह सकते हैं प्रारंभ किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21। भारत में अक्षय पात्रा फाउंडेशन किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के पोषण से, या फिर ग्रामीण बच्चों के पोषण से, या फिर ग्रामीण वृद्धजनों के पोषण से? तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से संबंधित आपका यह है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22। यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को का प्रतिरक्षण से, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण से, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, या फिर नई शिक्षा से? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है वह किससे संबंधित है? तो आप लोग नाम से समझ जाएंगे कि यह जो मिशन इंद्रधनुष है वह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है, यानी यह टीका से आपका संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23।
1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था? यूपी के क्षेत्र में के बारे में बात करता है। और आपको पता है कि आपका यूपी बीएड का प्रश्न परीक्षा में यूपी जीके से प्रश्न बहुत अच्छे क्वांटिटी में पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग के लिए शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 मई 2016 को जो आपका यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आपका शुरुआत किया गया है। ठीक है, कहां से? बलिया जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। पहल, आप लोग नाम जानते होंगे पहल। इस योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है। यह डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरित करता है। यह उपभोक्ताओं के बैंक खाते में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करता है, या फिर यह जाम का प्रथम उपकरण है, या ये सभी। तो प्रश्न नंबर जो 24 होगा उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जो है आपके वह सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 दिया है, भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयुक्त नहीं करता है, यह बताना है। चालू मासिक प्रस्तुति, या फिर चालू दैनिक प्रस्तुति, या फिर ऑप्शन नंबर सी चालू साप्ताहिक, या फिर प्राय प्रधान। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चालू मासिक प्रस्तुति आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल आज यहां पर 25 प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को भी नाप सकते हैं, जान सकते हैं कि कितनी तैयारी आप लोगों ने की है। अभी आप लोग के लिए जो यहाँ पर क्लासेस ली जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, तो एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिए। हमारे दोनों ही क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, एक आपकी सुबह 10 बजे और दूसरी आपकी शाम को 5 बजे। ओके एवरीवन, उम्मीद करते हैं आज सेशन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा और इससे आप ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो चलिए आज सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।